नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिकी थिंक टैंक का ऐलान, भारत के विकास में मदद करेगा अमेरिका। जी हाँ, भारत की विकास में मदद करना अमेरिका के हित में भी है, इसलिए ये बड़ा कदम उठाया है। इस भी दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल टूल किट मसले पर देश को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान और टर्की ने रची थी साजिश, हुआ है बड़ा खुलासा। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरएसएस के संगठन निशाने पर हैं, तुर्की और पाकिस्तान के निशाने पर है आरएसएस। तीसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, भारत के राफेल की मार से डरा पाकिस्तान, अंबाला से 551 किलोमीटर दूर अपग्रेड कर रहा है अपना एयरबेस। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें के करके विस्तार से जानना बेहद जरूरी है, जहां पर गलवान के हीरो भारतीय कैप्टन की गणतंत्र दिवस परेड में हुआ जिक्र। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे, वीडियो में भी दिखाया उनका शौर्य। ताइवान ने नियुक्त किया यूएस प्रशिक्षित रक्षा मंत्री, तो बौखलाए चीन ने फिर की घुसपैठ। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें और इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिलहाल अमेरिकी थिंक टैंक का दावा, कहा भारत के विकास में मदद करना ये अमेरिका के हित में है। जी अमेरिका के हित में है भारत की मदद करना। दरअसल अमेरिका के शीर्ष थिंक टैंक ने गुरुवार को कहा है कि चीन अधिनायकवाद के प्रभाव को शीघ्र रोकना चाहिए और इसके एक अपेक्षाकृत कम लागत वाला तरीका यह है कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन का बड़ा प्रतिद्वंदी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वॉशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट बाइडेन प्रशासन के लिए अमेरिका और भारत का व्यापार एजेंडा में कहा है कि भारत को अमेरिकी कॉरपोरेशन के साथ बेहतर संबंध बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी निवेश में बढ़ोतरी और व्यापार संबंधों में और सुधार होने से चीन के उदय से निपटने में अमेरिका भारत सहयोग की संभावनाएं बढ़ाएगा। हुसैन हक्कानी और अपर्णा पांडे द्वारा लिखित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के उदय में सहायता करना अमेरिका के हित में है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका को चीनी अधिनायकवाद के प्रभाव को शीघ्र एवं अक्सर रोकना चाहिए और इसका एक अपेक्षाकृत कम लागत वाला तरीका यह है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों टूल किट मसले में देश को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान और टर्की से रची गई साजिश, हुआ है बड़ा खुलासा। तुर्की और पाकिस्तान के निशाने पर है आरएसएस। जी हां, दरअसल भारत को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खालिस्तान पर बवाल के लिए पाकिस्तान और तुर्की से साजिश रची जा रही है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए तुर्की और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीक सिटी टाइम्स की खबर के मुताबिक टूल किट केस की जांच में सामने आए पीटर फेडरिक का खालिस्तानी संगठन और आईएसआई लिंक का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की आईएसआई ही भारत को बदनाम करने के लिए तुर्की में रह रहे अलगाववादी सोच के कश्मीरी पत्रकारों का सहारा ले रही है। खुलासे के मुताबिक तुर्की में रह रहे कश्मीरी पत्रकार बाबा उमर का नाम भी सामने आया है, जो पीटर फ्रेडरिक को दिए कि इंटरव्यू में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाते दिख रहा है। इस बीच आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक प्लान K2 यानी कश्मीर और खालिस्तान को सफल बनाने के लिए आईएसआई ने तुर्की पाकिस्तान को एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश में लाया है। तुर्की से ऑपरेट कर रहा अली कैस्किन नाम का एक शख्स आईएसआई और तुर्की इंटेलिजेंस के बीच की अहम कड़ी है। अली कैस्किन के जरिए ही तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत ग्रीस गल्फ देशों के खिलाफ दुष्प्रचार रच रहे हैं। भारत समेत ग्रीस गल्फ देश के खिलाफ अली कैस्किन की ट्वीट्स पाकिस्तानी और तुर्की में खूब वायरल भी हो रहे हैं। इस बीच तुर्की और पाकिस्तान लगातार आरएसएस के खिलाफ भी साजिश रच रहा है, खास करके आरएसएस को बदनाम करने और आरएसएस को इंटरनेशनल छवि आरएसएस की बिगाड़ने और आरएसएस को एक आतंकी संगठन के तौर पर दिखाने की तुर्की और पाकिस्तान इंटरनेट के जरिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो इसका बड़ा खुलासा हुआ है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों भारत के राफेल की मार से डरा पाकिस्तान, अंबाला में 551 किलोमीटर दूर अपग्रेड कर रहा है एयरबेस। जी हाँ, भारत के साथ जारी तनाव के बीच पाकिस्तान इन दिनों अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने में जुट गया है। लगातार 4 मिसाइलों को टेस्ट करने और राजस्थान सीमा के नज़दीक युद्धाभ्यास के बाद पाकिस्तान अब अंबाला में 551 किलोमीटर दूर स्थित मियांवाली एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान पंजाब प्रांत के इस एयरबेस पर नए पेट्रोलियम डिपो बनाने के साथ यहाँ की ऑपरेशन क्षमता को भी तेज़ी से बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ 1965 के युद्ध में इस एयरबेस का उपयोग किया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है।
पाकिस्तान ने मियांवली एयरबेस के उत्तर में कम से कम 4 पेट्रोलियम डिपो बना रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस एयरबेस की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पहले से ही चीन में बने एंटी स्लीटर रेडार तैनात हैं। इसके अलावा चीनी ड्रोन अक्सर मियांवली एयरबेस से उड़ान भरते दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस बेस को और ताकतवर बना रहा है तो भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल गालवान के हीरो कैप्टन, भारतीय कैप्टन गणतंत्र दिवस परेड में हुआ जिक्र अब चीनी वीडियो में भी दिखा उनका सैर। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत के निहत्थे सैनिकों पर कटीली तारों से हमला करने वाली चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार इस खूनी झड़प हिंसा में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या का ऐलान किया है। पीएलए ने दावा किया है कि संघर्ष में उनके सैनिक भी मारे गए हैं और एक बुरी तरीके से घायल, जिनमें से इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल साफ हो गया है कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया था और एक तरीके से चीन को कहीं ना कहीं पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया था। आपको बता दें कि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे चीनी भागते नजर आ रहे हैं और ख़ास करके भारतीय सेना भी आक्रामक थी। हालांकि चीन के उकसावे के बाद ही ये सारा घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि चीन जिस तरीके से उस इलाके में आ रहा था उसके बाद ही ये तनाव बढ़ा था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। ताइवान ने नियुक्त किए यूएस प्रशिक्षित रक्षा मंत्री, तो बौखलाए चीन ने फिर की घुसपैठ। दुनिया भर के कई देशों के साथ दुश्मनी पालता जा रहा चीन को अपनी ताकत पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है। यही वजह है कि बार बार ताइवान में अपना शक्ति प्रदर्शन करता रहा है। बार बार ताइवान को धमकाने वाले चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दिया है। ताइवान में अमेरिका प्रशिक्षित रक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने से बौखलाए चीन ने अपनी खींच उतारी। शुक्रवार को 8 चीन लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 4 चीनी J-16 और 4 H-77 के साथ ही एक इलेक्ट्रिक युद्धक विमान दक्षिणी चीन सागर के ऊपरी हिस्से में ताइवान नियंत्रित प्रताश द्वीप के पास अपनी हवा के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र से उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ताइवान ने नाराजगी जाहिर की। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच बैठक जल्द एलएसी पर यथास्थिति बहाल करने पर भी होगी बात। दरअसल भारत और चीन के बीच आज कोर कमांडर लेवल की 10वें दौर की वार्ता हो रही है। वहीं एलएसी पर दोनों देशों द्वारा यथास्थिति बहाल करने के लिए सहमति के बीच जल्द ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के नाम सीमा के प्रस्ताव पर बैठक होगी। यहां अनआइडेंटिफाइड बॉर्डर पर चर्चा होनी है। इधर आज बैठक में दोनों देशों सैनिकों को पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग गोगरा और देवशांग क्षेत्रों से हटाने की चर्चा भी हो रही है। यह बैठक सुचूल में चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बैठक हो रही है। दावा किया जा रहा है कि भारत और चीन दोनों ने प्योंगयांग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों की वापसी करा ली है। भारत की ओर से बैठक का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजे के मेनन करेंगे। लेह स्थित 14वीं कोर कमांडर भी है। वहीं चीन की ओर से बैठक का नेतृत्व मेजर जनरल लिऊ लिन करेंगे। हम चलते हैं अपडेट। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी का ऐलान। दरअसल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता स्वयं पीएम मोदी ने की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक संबोधित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आज जब देश अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष पूरा करने जा रहा है, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है और राज्यों से आग्रह करूंगा कि आज़ादी के 75 वर्ष के लिए अपने अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण करें। पीएम मोदी ने ये बड़ी बातें कही। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दिल्ली दंगा, 1800 से ज़्यादा की गिरफ्तारी, FRS तकनीकी से पकड़े गए 137 जियाँ। दरअसल दिल्ली पुलिस ने पिछले साल फरवरी में सांप्रदायिक हिंसा मामले में FRS यानी चेहरा पहचान तकनीकी के जरिए 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली दंगे में इस मामले में कुल 1818 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 231 लोगों को नई तकनीकी के जरिए पकड़ा गया है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल 231 लोगों में से 137 की पहचान FRS तकनीकी के जरिए की गई है और आपराधिक रिकॉर्ड का मिलान किया गया है। बाकी 94 मामलों में छानबीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीरों और सूचनाओं का इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रिक उपकरणों के डेटा लोकेशन का भी प्रयोग किया गया।
DNA फिंगर प्रिंटर, ई वाहन डाटाबेस, चेहरा पहचान तकनीकी का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल ई मेट्रो मैन ई श्रीधरन बोले केरला हो रहा लब जिहाद, करेंगे विरोधियाँ। दिल्ली मेट्रो से लेकर हर शहर में मेट्रो की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले ई श्रीधरन मेट्रो मैन के नाम से मशहूर है। ई श्रीधरन ने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और अचानक पॉलिटिक्स में आकर सबको चौंका दिया। श्रीधरन केरल में सीएम पद के दावेदार बन गए हैं और लब जिहाद के मामलों में कहा है कि वो भी लब जिहाद के खिलाफ है क्योंकि हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है। श्रीधरन ने कहा है कि फिलहाल वो जानते हैं कि केरला में लब जिहाद हो रहा है। दक्षिणी राज्य में चुनाव से पहले उनके इस बयान में हलचल मच गई है। इस बयान को चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। समाचार चैनल एनडीटीवी से बातचीत के दौरान जवाब देते हुए श्रीधरन ने कहा कि लब जिहाद, हाँ मैं देख रहा हूँ कि केरला में क्या हो रहा है, शादी के लिए हिंदुओं को कैसे बरगलाया जा रहा है और वे किस तरीके से लब जिहाद से पीड़ित हैं। न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम ईसाई लड़कियों को भी शादी के लिए धोखा दिया जा रहा है और लब जिहाद कानून लाना चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अमेरिका में नागरिकता बिल पेश सेशन में H1B वीज़ा धारकों को मिलेगी राहत। दरअसल दोस्तों अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए राहत भरी खबर निकल के आई है। अमेरिकी संसद में US सिटीजनशिप बिल अमेरिकी नागरिकता विधेयक को पेश किया गया है। इसके जरिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए किसी भी देश के प्रवासियों की संख्या सीमित करने पर पूर्व में लगाई गई रोक खत्म कर दी गई है। कानून बनाने के बाद H1B वीजा धारकों के आश्रितों को यहाँ काम करने की अनुमति मिलेगी। इस विधेयक के पारित होने के बाद यहाँ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले हजारों भारतीयों को भी इसका फायदा होगा। संसद के दोनों सदनों में विधेयक के पारित हो जाने और राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर के बाद कानून बनने से देश में बिना दस्तावेज के रह रहे और वैध तरीके से लाखों लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों ने दिया अडानी ग्रुप को ठेका, बीजेपी ने राहुल को घेरा। दरअसल लगभग सभी भाषणों में मोदी सरकार पर अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाने वाला राहुल गांधी पर बीजेपी ने उनके ही तीर से निशाना साध दिया। राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार की ओर से अडानी ग्रुप को सोलर पावर प्रोजेक्ट और दिघी पोर्ट दिए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल किया है, क्या यही हम दो हमारे दो हैं। गौरतलब है कि अडानी ग्रुप राजस्थान में 9700 मेगावाट के सोलर हाइब्रिड और विंड एनर्जी पार्क विकसित करने जा रहा है। 5 सोलर प्रोजेक्ट में कारोबारी समूह 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इधर महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन वाली सरकार ने दिघी पोर्ट अडानी ग्रुप को सौंप दिया। हम चलते हैं अगले अपडेट। गुरनाम सिंह सड़ोनू के बिगड़े बोल, दिल्ली पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने आए तो उसका घेराव कर बंधक बना ले। जी हाँ, दरअसल हरियाणा BQ के प्रमुख गुरनाम सिंह सड़ोनी ने शुक्रवार को किसानों से कहा है कि दिल्ली पुलिस के जवान अगर आपकी गांव में किसी को गिरफ्तार करने आते हैं तो उनका घेराव करें और तब उन्हें तक न जाने दें जब तक कि जिला प्रशासन आश्वासन नहीं देता। उन्होंने गांव में आने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा BQ की नेता ने लोगों से पुलिस कर्मियों को बंधक बनाने की अपील करते हुए ये विवादास्पद बयान दिया है। वो राजधानी दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की ओर इशारा कर रहे हैं। सड़ोनी ने वीडियो मैसेजिंग में ये बड़ी बातें कही हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता दिल्ली ने शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा से आए 25 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कर दिया। आदेश गुप्ता ने कहा है कि भाजपा एक ऐसा दल है जिनके कार्यकर्ता हमेशा जनता के हित में काम करते रहे हैं। पीएम मोदी की नीतियां हमेशा गरीब, महिला, दलित और पिछड़े वर्ग के कल्याण की रही है और इसका लाभ इन वर्गों के लोगों को बराबर मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि शाहाबाद क्षेत्र में सीवर पानी और अन्य विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुए। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। 25 फरवरी को ओवैसी आ रहे हैं कोलकाता, मटिया बुर्ज में करेंगे सभा। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फिर बंगाल आ रहे हैं। 25 फरवरी को कोलकाता पहुंचने के बाद ओवैसी इस बार के एजेंडे में कोलकाता में जहां पद यात्रा हो तो वहीं मुस्लिम बाहुल मटिया बुर्ज इलाके में चुनावी सभा करना भी है। इसके बाद कुछ पार्टियों के साथ बैठक भी होनी है। खबर मिली है कि ओवैसी उसी दिन वाम कांग्रेस नेता के साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वाम कांग्रेस के किन नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, अब होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। नर्मदा जयंती के अवसर पर उन्होंने ऐलान किया कि अब होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया है
और अब इसे नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ शिवराज सिंह कई अन्य घोषणाएं भी की है। उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से होशंगाबाद का नाम बदलने की चर्चा की जा रही है और शासन से लेकर प्रशासन तक के अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। सीएम की घोषणा के साथ ही इन सभी बातों पर विराम लग गया है कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने के संबंध में जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट जारी करके दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर राम मंदिर निर्माण के लिए मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा ने राम मंदिर के लिए दिए 11 लाख रुपए। जी हां, सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का दान दे दिया है। अर्पणा यादव ने कहा है कि मैंने ये स्वेच्छा से किया है। मैं अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। अतीत कभी भी भविष्य के बराबर नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि राम भारत के चरित्र, संस्कार और सभी की आस्था के केंद्र हैं। यह राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। हमें लगता है कि हर भारतीय को इस मंदिर के लिए दान देना चाहिए, इसलिए मैंने दान दे दिया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल चांदनी चौक राजनेताओं में लगी खुद को बड़ा हनुमान भक्त दिखाने की होड़। बीजेपी के बाद आप नेताओं ने की बजरंग बली की पूजा। जी हाँ, दरअसल पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात बनाए गए हनुमान मंदिर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा और आप दोनों ही दलों के नेता यहां पहुंचकर अपने अपने तरीके से खुद को सबसे बड़े बजरंगबली के भक्त के रूप में दिखाने में जुट गए हैं। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शनिवार को चांदनी चौक जाकर इस प्राचीन हनुमान मंदिर में बजरंगबली की पूजा अर्चना के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान दुर्गेश पाठक ने कहा है कि यह मंदिर बजरंगबली के भक्तों ने बनाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी प्रार्थना है कि बजरंगबली सबको सद्बुद्धि दे और उनके संकट दूर करें। उन्होंने कहा है कि मैं भी बजरंगबली का भक्त हूं। तो ये बड़ी खबर। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।